गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई देश प्रभावित है भूकंप से तो वो है जापान। जापान एक ऐसा देश है जहाँ बहुत साल में 1 से 2 हजार भूकंप के झटके देखे जाते हैं। मतलब हर साल जापान जो है वो तबाह होता है और हर साल वो बन जाता है। जापान बहुत बड़ा इकोनॉमी है, अंडर 5 का इकोनॉमी है वर्ल्ड में। और जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। जापान का जो डेवलपमेंट है वो पूरा वर्ल्ड से छुपा हुआ नहीं है। जापान हर क्षेत्र में आगे है। और आगे जब नेचुरल डिजास्टर, जब कोई कंट्री नेचुरल डिजास्टर इतना झेल रहा होता है और उसके बाद भी बार बार उठ खड़ा होता है कोई कंट्री, तो कोई बात ही अलग होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जापान का। और जापान का बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि वहाँ 1500 से 2000 भूकंप हर साल आते हैं। और के बाद भी जापान जो है उस भूकंप के झटके को कैसे संभाल लेता है, क्या तकनीक है उसके पास और कैसे सुरक्षित रह जाता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी जो जगह है उस पे परमाणु हमला जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो आपको पता है कि अमेरिका जो है वो दोनों जगह पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमला किया था। और परमाणु हमला का आज भी जापान जो है वो थोड़ा बहुत अंश झेल रहा होता है। आज भी जापान में बच्चे पैदा होते हैं तो कोई कोई डिसेबल जन्म लेते। वजह वो परमाणु हमला है। और परमाणु हमला से निकलता है और उसके बाद भूकंप हर साल वहाँ आता है, सुनामी हर साल आता है और विनाश को लेकर के। लेकिन अपने कौशल से जापान फिर से मजबूती से खड़ा होता है। यही नहीं, विश्व में विकसित देशों में उसकी गिनती होती है, सबसे डेवलप कंट्री है। भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए जापान में लगातार कार्य किया जाता है, खासतौर से बचाव पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये क्या टेक्निक अपनाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आंकड़ा जो कहता है कि आंकड़ों के अनुसार जापान में हर साल 1500 से 2000 छोटे बड़े भूकंप आते हैं। दुनिया भर में 6 या इससे अधिक तीव्रता वाले जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से 20% भूकंप जापान में आते हैं। इसका कारण है जापान की भौगोलिक स्थिति। अब जापान में भूकंप आता है तो उसके पीछे जापान की जो भौगोलिक स्थिति है वो है, पृथ्वी पर 16 टेक्टो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं। जो देश इन टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर होती है, बाउंड्री लाइन पे होती है, वहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। क्योंकि ये प्लेट धीरे धीरे खिसकती रहती है। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुसती है, तो उससे पैदा होने वाली ऊर्जा की तरंगे भूकंप के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। क्योंकि जापान ऐसी जगह स्थित है जहां चार टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से मिलती है। ये प्लेट है पैसिफिक प्लेट। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट, ये चार प्लेट जो है वो जापान की भौगोलिक स्थिति में सिचुएटेड है। और इन प्लेटों के मूवमेंट जापान में भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो जापान में भूकंप क्यों आता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो पृथ्वी है 16 टेक्टोनिक प्लेट पे स्थित है। टेक्टोनिक प्लेट है जिसमें चार टेक्टोनिक प्लेट जो है वो जापान के भौगोलिक स्थिति में सिचुएटेड है। और इस वजह से जापान में 20% पूरा वर्ल्ड का जो भूकंप आता है उसमें 20% भूकंप केवल तो केवल जापान में आता है। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों? तो धरती, ये जो क्वेश्चन है कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों। धरती 3 परतों क्रस्ट मेंटल कोर से मिलकर बनी होती है। ये आपको पता है कि 3 परत से मिलकर बना हुआ है पृथ्वी। क्रस्ट धरती की सबसे बाहरी परत है जो ठोस चट्टान की तरह है। क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनी संरचना को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है?
तो जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनी संरचना है, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनी संरचना को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और धरती के कोर में मौजूद गर्मी से कनेक्शन करंट निकलती है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे चलती रहती है। इन चार टेक्टोनिक प्लेटों में से पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखता है। इसलिए पैसिफिक प्लेट की सीमा को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण दुनिया में यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। साथ ही यहाँ ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा है। चार चार टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित होने के कारण ही जापान में सबसे अधिक भूकंप और सुनामी आती है। इसलिए जापान के लोगों ने इन भयंकर आपदाओं के साथ जीना सीख लिया है और इससे संभलना सीख लिया है। जापान के सबसे विनाशकारी भूकंप 11 मार्च 2011 को जापान के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप आया था, जिसे सुनामी भी कहा जाता है। ये भूकंप और सुनामी 9 तीव्रता यानी कि 9 रिएक्टर स्केल पे आया था, जिससे समुद्र में 40 मीटर से ऊपर ऊंची लहरें पैदा की, जिससे जापान का टोहोकू शहर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस सुनामी के कारण 15,500 से अधिक लोग मारे गए थे और 4.5 यानी 4.5 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे, यानी कि सभी के घर जो है वो टूट गए थे। यही नहीं, फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 3 परमाणु रिएक्टर भी ध्वस्त हो गए थे, जिससे आसपास के कई किलोमीटर के हिस्से में रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैल गया था, जिससे उबरने में जापान को काफी समय लगा था। तो इस तरह से जापान जो है 2011 में सबसे बड़ा तबाही को झेला था। इसी तरह 1 जनवरी 2024 जो लेटेस्ट है, वो जापान में 7.6 तीव्रता की भूकंप आया था। इसे नोटो पेनिनसुला भूकंप, नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक नाम दिया गया था। इस दिन में एक नहीं 155 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आए थे, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके झटके वहां तक महसूस किए गए थे। जापान ने बचाव के लिए क्या किया है? जब भूकंप इतना जापान में हर साल आती है, तो जापान तो कुछ टेक्नोलॉजी वाला देश है, कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जापान विश्व में सबसे खतरनाक भौगोलिक स्थिति में बसा है और उस पर हर समय भूकंप व सुनामी का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में जापान इन संभावित खतरों से निपटने के लिए उपाय भी करता है, जिससे जनहानि के साथ साथ अन्य नुकसान से बचा जा सके। एक के बाद एक खतरनाक भूकंप और सुनामी के अनुभव से बचाव के लिए जापान ने कई लेयर के सुरक्षात्मक प्रबंध किए हैं। इसमें ताइसीन स्टैंडर्ड, ताइसीन स्टैंडर्ड और मेंसीन स्टैंडर्ड। जापान में भूकंप से बचने के लिए भवन निर्माण के 3 मानक तय किए गए हैं। ये मानक लर्न रखना है। पहला जो मानक है ताइसीन स्टैंडर्ड है, दूसरा है साइसीन स्टैंडर्ड और तीसरा है मेन सीन स्टैंडर्ड। जापान में भूकंप से बचने के लिए भवन निर्माण के ये 3 मानक तय किए गए हैं। इन मानकों को जापान पूरी कड़ाई से पालन करता है। इसी कारण 2011 के बाद 2024 में जब 7.6 तीव्रता की भूकंप आया, तो जनहानि का स्तर बहुत कम था। 2011 सुनामी के बाद जापान ने बचाव के कड़े नियम अपनाए, जिससे नुकसान को से कम किया जा सके। तो अब जो जितने भी जापान में घर बनते हैं, ये 3 जो मानक हैं, इन मानकों को फॉलो करते हुए घर बनाया जाता है। जापान की भूकंप से निपटने की तैयारियां जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा है। भूकंप व सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम, भूकंप के झटकों को सहने वाली इमारतों का निर्माण, भूकंप और सुनामी के खतरों को कम करने वाले बचाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण, खतरों को कम करने वाले प्रशिक्षण का अभ्यास, भूकंप और सुनामी से प्रभावितों के लिए बचाव केंद्र, भूकंप से बचाव के सर्वाइवल किट, जिसमें टॉर्च, फर्स्ट एड किट, राशन, पानी, मास्क, ग्लव्स आदि होते हैं।
तो ये जो जापान की, जब जापान में भूकंप आ जाता है और भारी तबाही लेकर के आता है, तो जापान जो है भूकंप आने से पहले वो इतना सारी चीजें जो है वो तैयार रखता है, और जो भी प्रभावित क्षेत्र होता है उसमें तुरंत जो है वो मदद के लिए आगे आता है। सुनामी से बचाव की व्यवस्था, समुद्र तट पर पेड़ लगाकर सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए गए हैं। समुद्र तट पर छोटे छोटे बांध, कोस्टल डाइक बनाए गए हैं जिससे सुनामी के असर को कम किया जा सके। जापान 22,000 मील लंबे समुद्री किनारों में से 40% पर दीवार बनाई गई जिससे समुद्री लहरों से होने वाली नुकसान को कम किया जा सके। ये है स्काई वैक्यूएशन टावर बनाए गए हैं जिससे लोग इन टावर के हाई पॉइंट पर पहुंचकर सुरक्षित रह सके। इस तरह से टावर का निर्माण किया गया है। ऐसे बनती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जापान ने उच्च तीव्रता वाले भूकंपों के कारण सामान्य भवन से लेकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए कई मानक तय किए हैं। इन मानकों के अनुसार ही वहां मकान बनाए जाते हैं। समय समय पर इन मानकों को विश्लेषण भी जापान के इंजीनियर करते रहते हैं। ताइसीन स्टैंडर्ड जो पहला मानक है, बिल्डिंग बनाने का पहला मानक है ताइसीन स्टैंडर्ड। ताइसीन स्टैंडर्ड भूकंप रोधी मकान बनाने का प्राथमिक मानक है। इसमें मकान के बीम, खंभे, दीवारें न्यूनतम मोटाई के साथ बनाने के निर्देश हैं जो भूकंप के तीव्र जमीनी झटकों को अवशोषित कर सके। इस मॉडल में बार बार झटकों या तेज झटकों से मकान को नुकसान पहुंच सकता है। अगर बार बार झटका होगा तो नुकसान पहुंचता है ताइसीन स्टैंडर्ड में, बट पतले होते हैं। दूसरा है साइसीन स्टैंडर्ड। जापान में भूकंप रोधी भवन निर्माण साइसीन स्टैंडर्ड ऊंची मल्टी स्टोरी इमारतों के लिए बनाई गई है। इसमें ऐसे भूकंप के झटकों को अवशोषित करने के लिए डैम्पर्स, रबर मैट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैट्स निश्चित मानक के अनुसार बिल्डिंग की नींव में लगाई जाती है जिससे भूकंप के झटकों और तरंगों को रबर के मैट अपने अंदर अवशोषित कर ले। इससे बिल्डिंग में कम से कम कंपन होता है। और तीसरा है मेंसीन स्टैंडर्ड। जापानी भूकंप रोधी भवन डिजाइन में मेंसीन स्टैंडर्ड सबसे एडवांस तकनीक है। इसमें बिल्डिंग की नींव में ऐसी व्यवस्था की जाती है उस पर भूकंप का न्यूनतम असर होता है। इस तकनीक में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को जमीन से अलग रखा जाता है जिससे ये भूकंप का प्रतिरोध करने की जगह उसके साथ मूव करे। मेंसीन स्टैंडर्ड में शीशा, स्टील, रबर की अलग अलग परतों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे भूकंप के झटके इन अलग अलग परतों में ही अवशोषित हो जाए। जापान की राजधानी टोक्यो में बनी स्काई ट्री टावर इसी मानकों पर बनी है। ये दुबई के बुर्ज खलीफा के बाद दूसरी सबसे बड़ा टावर है। इस टावर पर 9.0 तीव्रता में भी खरोच तक नहीं आई थी। ऐसा बिल्डिंग को तैयार किया गया है। समझ सकते हैं आप कि जापान जो है वो किस तरह से भूकंप से बचने के लिए तकनीक अपनाता है, किस तरह से प्री प्लान रहता है। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।